हेलो एवरीवन, हम मेवाड़ की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम बापा रावल के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आरएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर एग्जाम से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपके साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बापा रावल कौन था? बापा रावल एक उपाधि थी। बापा रावल किसी राजा का नाम नहीं था, ये आपको ध्यान में रखना है। बापा रावल एक टाइटल था, एक उपाधि थी। तो वो कौन राजा था जिसकी उपाधि बापा रावल थी? तो उस राजा का नाम था कालभोज। मतलब बापा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। तो इसको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि कालभोज की उपाधि क्या थी? बापा रावल थी। बापा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। अब कालभोज और बापा रावल को लेकर के बहुत सारे इतिहासकार, हिस्टोरियन जो हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी कि इस राजा की उपाधि थी बापा रावल, इस राजा का जो पोता था उसकी उपाधि थी बापा रावल। इसको लेकर के सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे। जेम्स टोड इतिहासकार, उन्होंने बोला कि गुहिल वंश का जो 5th नंबर का राजा हुआ था शिलादित्य, उसी की उपाधि थी बापा रावल। मतलब जो शिलादित्य था वो ही बापा रावल था। दूसरी बात बोली कवि राजा श्यामल दास जी ने, जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी है वीर विनोद। उन्होंने बोला कि बप्पा जो है वो एक नाम नहीं है, मतलब किसी राजा का नाम नहीं है, ये एक टाइटल है। उन्होंने बोला कि शिलादित्य का जो ग्रैंडसन था महेंद्र, वो ही बापा रावल था। ओके, अब देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेटमेंट दे देंगे कि बापा एक नाम नहीं है, बापा एक टाइटल है। ये किसने बोला था? किस इतिहासकार ने ये मत रखा था? तो कवि राजा श्यामल दास जी ने ये मत रखा था। अब एक हिस्टोरियन हुए गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च के बेसिस पर कुछ बात रखी कि बहुत सारी ख्यात में अगर हम बात करें, राज प्रशस्ति में अगर हम बात करें, तो एक इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि बप्पा का बेटे का नाम था खुम्माण। अब इससे क्या क्लियर होता है? दूसरी उन्होंने बात रखी कि आठपुर में एक इंस्क्रिप्शन मिला, आठपुर में एक अभिलेख मिला, उसमें बात लिखी हुई है कि कालभोज के बेटे का नाम था खुमाण। मतलब दोनों के बेटे का नाम खुमाण, मतलब ये दोनों जो पर्सन है वो सेम है। मतलब जो बप्पा रावल है वो कालभोज जो राजा हुआ था उसी की उपाधि थी। अब ये तो क्लियर हो गई। अब बप्पा रावल रहता कहाँ था, करता क्या था, ये तो मत तो हमने देख लिया कि किस इतिहासकार ने क्या लिखा है, और लास्ट में ये बात क्लियर हो गई कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जो बात लिखी है वो ही सही है। कालभोज का ही उपाधि थी बप्पा रावल और वास्तविक नाम था कालभोज। अब बप्पा रावल रहता कहाँ था, करता क्या था, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, एक ऋषि हारित था। ऋषि हारित की गाय चराने का काम करता था बप्पा रावल। और जो ऋषि हारित था वो लकुलिस जो सेक्ट था, लकुलिस जो संप्रदाय था उसका फॉलोअर था। जब ऋषि हारित के अंतिम दिन आने वाले हो गए, उनको लगा कि इस धरती से अब उनको विदा लेना है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया बप्पा रावल को कि आप जो है वो मेवाड़ के राजा बनोगे एक दिन। अब जो बप्पा रावल है उन्होंने 734 एडी में चित्तौड़ के राजा थे मानमोरी, उनको हराया और चित्तौड़ को अपने अंडर कर लिया। अब भले ही उन्होंने चित्तौड़ जीत लिया बप्पा रावल ने, लेकिन जो बापा रावल है उन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ पर बनाई? नागदा में, क्योंकि वो नागदा में रहते थे। अब इसके बाद में उन्होंने नागदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। नागदा के पास ही कैलाशपुरी, मतलब वहां पर एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। और एकलिंग जी मतलब शिव जी के भक्त थे ऋषि हारित। जो लकुली संप्रदाय है वो शिव जी का ही एक सेक्ट है। शिव मतलब लॉर्ड शिवा को जो लोग फॉलो करते हैं उन्हीं का एक सेक्ट है। तो उन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया बापा रावल ने नागदा में। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि जो बापा रावल है उन्होंने एकलिंग जी का मंदिर कहां पर बनवाया था? तो नागदा आए तो भी सही आंसर है, कैलाशपुरी आए तो भी सही आंसर है। अब आपको आगे ये ध्यान रखना है कि देखो लकुली संप्रदाय को फॉलो करते थे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब एकलिंग जी का जो मंदिर है वो लकुली सेक्ट्स को फॉलो करता है, मतलब लकुली संप्रदाय से संबंधित है, रिलेटेड है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि देखो यहां कर मेवाड़ के जो राजा लोग होते थे वो खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। मतलब जो राजा है वो तो एकलिंग जी है, शिव जी भगवान है, और हम तो उनके क्या हैं? हम तो उनके फॉलोअर हैं। ये जो चीज है, ये चीज हमें सेम देखने को मिली बीकानेर में। बीकानेर में जो राजा है वो अपने आप को लक्ष्मीपति का फॉलोअर मानते हैं। लक्ष्मीपति, जब भी उनसे पूछा जाए कि भैया आप कहाँ के राजा हो, बोले हम कहाँ के राजा, बीकानेर के जो राजा हैं वो तो लक्ष्मीपति जी हैं। सेम इसी तरीके से अगर जयपुर के जो राजा लोग हैं, जयपुर का जो राजघराना, उनसे भी अगर इसी तरह की बात हो जाए तो वो गोविंद देव जी को अपना देवता, अपना भगवान मानते हैं और खुद को उनका क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो चीज है, ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल है वो हमें दिखाता है दैवीय सिद्धांत के बारे में।
प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप के बारे में, मतलब भगवान को सब कुछ मानना और खुद को भगवान का एक फॉलोअर मानते हुए सिर्फ और सिर्फ उस राज्य का भरण पोषण करने के लिए अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मानना, इस तरीके की यहाँ के लोग जो लोग थे उनका सिद्धांत हुआ करता था। तो इसको बोलते हैं देवीय सिद्धांत। अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, जब हमने गुहिल वंश को स्टार्ट किया लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने देखा था कि वहां पर जो गुहिल राजा था उसके आगरा में कुछ कॉइन्स मिले हैं, 2000 सिल्वर कॉइन्स। मतलब जो पहला राजा गुहिल वंश में हुआ उसने सिल्वर कॉइन्स चलाई। जो 5th नंबर का राजा था शिलादित्य, उसके तांबे के सिक्के मिलते हैं। तो इन्होंने जो बप्पा रावल थे उन्होंने सोने के सिक्के चलाई। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि मेवाड़ में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किसने चलाए, तो किसने चलाए थे, या आप ध्यान रखना है बप्पा रावल ने, कालभोज ने चलाए थे। और 115 ग्रेन का ये गोल्ड कॉइन हुआ करता था। अब देखो उनके कुछ विक्ट्री कैंपेन्स, उनके जो सैन्य अभियान है उनके बारे में हम देख लेते हैं। इसको समझने से पहले आप एक बात समझिए, हमारे राजस्थान में, हमारे इंडिया में सबसे पहले अगर हम देखें तो कुछ ऐसी चीजें हैं, उन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखोगे तो ये जो आगे वाली जो हिस्ट्री है वो आपके अच्छे से क्लियर रहेगी। हमारे इंडिया में जो सिंध जगह थी, मतलब देखो ये आप इंडिया का अगर आप मैप इस तरीके से व्यू करोगे, ये हमारा पाकिस्तान वाला रीजन है जो पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, और यहाँ पर रहते थे मुस्लिम रूलर्स। मुस्लिम रूलर्स, ये इंडिया हो गया, और ये हमारा राजस्थान वाला पार्ट हो गया। ये पाकिस्तान है अभी, लेकिन पहले इंडिया का ही पार्ट होता था, और सिंध वाला रीजन है। तो यहाँ पर सबसे पहले 712 एडी में 712 एडी में एक मुस्लिम कमांडर, एक अरब कमांडर आया था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में इस एरिया को अपने अंडर कर लिया था। लेकिन कंप्लीटली जो हमारी उस टाइम कैपिटल हुआ करती थी दिल्ली, मतलब दिल्ली सत्ता का मुख्य केंद्र हुआ करता था, इसको कैप्चर करने में जो मुस्लिम रूलर्स हैं उन्होंने कंप्लीटली इस एरिया को कैप्चर किया था 1192 में, जब तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी एक तरफ से और दूसरी तरफ से जो राजा था वो था पृथ्वीराज चौहान। अब देखो डिफरेंस कितना है, 712 में पहली बार किसी मुस्लिम राजा ने इस एरिया को अपने अंडर किया, लेकिन जो हमारा मुख्य सत्ता का केंद्र था उसको कैप्चर करने में जो मुस्लिम रूलर्स हैं उनको टाइम लग गया 1192 ईस्वी, 1192 एडी में उन्होंने इस एरिया को कंप्लीटली अपने कैप्चर किया। मतलब मुस्लिमों का जो शासन है वो इसके बाद में हमारे इंडिया में शुरू हुआ था। तो ये जो डिफरेंस आपको लगभग 450 साल का देखने को मिल रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे यहाँ के जो राजपूत रूलर्स थे, उन्होंने ही इन मुस्लिम रूलर्स को रोक करके रखा था इंडिया में एंट्री करने से। ओके, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बप्पा रावल ने। तो बप्पा रावल की विक्ट्री कैंपेन्स हम देखेंगे। विक्ट्री कैंपेन्स में पहला हम देख चुके हैं कि 734 एडी में उन्होंने चित्तौड़ के मानमोरी को हराया और चित्तौड़ को अपने अंडर किया। दूसरा उनका जो विक्ट्री कैंपेन है वो ये है कि जब बप्पा रावल यहाँ पर राजा थे उस समय ही गजनी का एक राजा, गजनी अफगानिस्तान में, वहां से एक राजा सलीम जो है वो अपनी आर्मी यहाँ पर भेजता है और इस एरिया को अपने अंडर करने की कोशिश करता है। लेकिन जो बप्पा रावल है वो उनकी आर्मी का इतनी दूर तक पीछा करता है कि जहां पर अफगानिस्तान से वो लोग आए थे वहां पर जाकर के उनके रूल को वहां से हटा करके और अपने नेवी को वहां का राजा बना देता है। अब जब बप्पा रावल की आर्मी उनका पीछा कर रही थी तो पाकिस्तान में, अब इस चीज की प्रूफ क्या है कि भाई वो गजनी तक गए थे, इसके प्रूफ ये है कि पाकिस्तान में एक जगह आपने सुना होगा रावलपिंडी जिसका नाम है। तो यहाँ पर जो ऐसे बोलते हैं कि बप्पा रावल जब उसके जो सलीम राजा था गजनी का, उसकी आर्मी के जब पीछा कर रहे थे तो इस जगह पर जाकर के उनकी आर्मी कुछ समय के लिए रुकी थी और बाद में ये पूछा जाने लगा कि ये जो जगह है वो किससे रिलेटेड है। बोलिए जो लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, जिनकी आर्मी रुकी हुई है, बोलिए किसका गाँव है। तो पंजाबी में गाँव को बोलते हैं पिंड, तो पिंड के हिसाब से बोलिए रावल दा पिंड है, रावल दा पिंड, और बाद में यही जगह पड़ गई रावलपिंडी। तो ये प्रूफ है जिसके बेसिस पर कह सकते हैं कि जो बप्पा रावल थे वो यहाँ तक भी गए थे। तो ये दूसरा उनका विक्ट्री कैंपेन हो गया। अब जो एक मराठी इतिहासकार हुए हैं, मराठी इतिहासकार जिनका नाम है सीवी वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य, उन्होंने बप्पा रावल की तुलना कर दी है एक फ्रेंच कमांडर से, फ्रेंच कमांडर जिसका नाम था चार्ल्स मार्टेल। अब देखो
ये जो मुस्लिम रूलर्स थे वो ना सिर्फ एशिया के ऊपर अटैक करते थे, वो यहाँ पर इनके ऊपर इस वाले रीजन में था यूरोप, इस एरिया पर भी वो रेगुलर अटैक करते थे। तो जब वो लोग अटैक करते करते फ्रांस तक पहुंच गए तो फ्रांसीसी एक कमांडर था जिसका नाम था चार्ल्स मार्टेल, उन्होंने ही इन लोगों को यहाँ से वापस खदेड़ा था। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर जो बप्पा रावल था उन्होंने खदेड़ा था, तो सीवी वैद्य ने कंपैरिजन कर दिया बप्पा रावल का किससे, चार्ल्स मार्टेल से। ओके, अब ये बात क्लियर हो गई, ये उनके हमने सैनिक अभियान देख लिए बप्पा रावल के। अब बप्पा रावल को कौन कौन सी उपाधियां मिली हुई थी ये भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट उनकी जो उपाधि थी वो थी हिंदू सूरज, सेकंड उनकी उपाधि थी राजगुरु, और थर्ड उनकी उपाधि थी चकवई। चकवई का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसने चारों डायरेक्शंस को जीत ली है, चारों दिशाओं को जीत लिया हो। तो ये इंपॉर्टेंट जो भी उनके टाइटल्स हैं, जो भी उनकी उपाधियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल दे करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये तीनों उपाधियां दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन से राजा से रिलेटेड है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से वंश से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि गुहिल वंश से रिलेटेड है। ओके, तो ये हमने बप्पा रावल के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देखे। ओके, थैंक यू।